स्टार्ट होता है, इस तरह से इससे आगे हो जाता है। या फिर वोल्टेज की वैल्यू अगर नीचे हो गई है तो करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहीं से भी हो सकता है, दोनों में गैप आ जाता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, सर्किट पे डिपेंड करता है गैप क्यों आता है, फेज डिफरेंस क्यों आता है। तो वहां पे जो डिफरेंस आता है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसके डिफरेंस को ग्राफ की फॉर्म में बताते हैं, और उसका जो ग्राफ बनता है उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल, कोई भी स्मॉल पार्टिकल, जैसे कि आप एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लो, वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी एक सर्कल पे, है ना, तो उसका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हो? हाँ, ये आपका सर्कुलर पाथ हो गया। यहाँ पर एक चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, इस तरह से चल रहा। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या हुआ, उसके डायमीटर से, सॉरी, उसके सर्कल से बाहर की तरफ चला जाना। ठीक है, तो उसके मोशन को यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा उसके लिए इक्वेशन यहाँ पे यूज किया गया है y इक्वल टू a sin ओमेगा टी। y जो है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, और a तो एम्पलीट्यूड के लिए होता है। एम्पलीट्यूड आपको मैं बताई थी, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कोई भी वेव कितने हाईएस्ट, उसका पीक पीक कितना होता है, कितने हाईएस्ट तक वो जा सकता है, उसको उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और साइन ओमेगा टी तो जो है वो आपका, ओमेगा आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टी टाइम को शो करता है, और साइन मतलब साइन वेव के लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट का और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का। अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है, और अल्टरनेटिंग ईएमएफ का होता है E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन दिए है, यहाँ पर देखिए E की जो वैल्यू है वो E0 साइन ओमेगा टी दी है, और I की वैल्यू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव दी हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि वोल्टेज और करंट, ई को यहाँ पर वोल्टेज ले रहा है, ईएमएफ, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आया हुआ है इसलिए। और करंट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है, बिकॉज उसमें प्लस फाइव लिखा है, मतलब वो उसकी वैल्यू ज्यादा है वोल्टेज की वैल्यू से। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि दोनों जो है एक साथ चलते हैं, लेकिन दोनों में जो करंट की वैल्यू है वो आगे होती है और वोल्टेज की वैल्यू पीछे होती है। ठीक, अब इसका डायग्राम देखो। ये देखो यहाँ पे इसका ड्रॉ दिया हुआ है, कैसे बनाते हैं ग्राफ को। मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक, करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू आ गई। यहाँ ये जो आपका सेकंड ग्राफ बना हुआ, ये वाले ग्राफ को देखिए, यहाँ पर जो वोल्टेज है आपका वो यहीं पे है, ठीक, और जो करंट है वो यहाँ पे दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट की जो वैल्यू है, अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो करंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ है, और जो वोल्टेज की वैल्यू है जीरो मतलब ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट है, मतलब कि जो वोल्टेज की वैल्यू है वो पीछे है और करंट की जो वैल्यू है वो आगे है। तो यहाँ पे इनको इस तरह से बनाया गया है। अब आपको अगर इसका फेजर डायग्राम बनाना है तो इसको लेकर के एक आप सर्कल बनाएंगे, फिर इसको लेकर के आप एक सर्कल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है ना। ये सेकंड वाला ड्रॉ देख लो, सेकंड वाले ड्रॉ में E0 की वैल्यू बाद में है और I0 की वैल्यू पहले है, तो I0 को लेकर के एक सर्कल बनेगा और E0 को आगे बढ़ा करके उसको लेकर के एक सर्कल बनता है। ठीक है, उसको अपन रेडियस मान के सर्कल बनाते हैं। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में इतना गैपिंग आता है, ये आपका जो है ये फेज डिफरेंस हुआ। और इस टाइप का जो डायग्राम होता है ये आपका फेज डायग्राम होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में फेजर डायग्राम बनाने का। ठीक है, और जो ये वाला है ये इसका फेजर डायग्राम होता है जब पूरा इसका सर्कुलर सर्कुलर फॉर्म बन जाता है। अच्छा, ये फेजर डायग्राम का यहाँ डेफिनेशन दिया हुआ कि वो ग्राफ जो कि वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के बीच में फेज डिफरेंस बताता है। ठीक है, उनका फ्रीक्वेंसी तो सेम होगा, सेम फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब समझते होगे ना आप लोग, सब फ्रीक्वेंसी मतलब ये
वन फ्रीक्वेंसी, ये टू फ्रीक्वेंसी, सेकंड वाले का भी ये वन फ्रीक्वेंसी, ये टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इनका सेम है, ठीक है, बट उनके बीच में गैप आ जाने के कारण वहां डिफरेंस आ गया है। तो इस टाइप के वो ड्रॉ या वो ग्राफ जो कि फेज डिफरेंस को शो करता है उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं। हम्म, ये एक टॉपिक सेंड किया है। क्या है ये, डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट, ये आपका चैप्टर 8 का है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देखते हैं। हाँ, वेव नेचर देखेंगे इलेक्ट्रॉन का। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को किसी जगह पे रखा गया है तो वो वेव नेचर उसका है या नहीं, वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है या नहीं। तो इसको बताने के लिए 1927 में डेविसन और जर्मन दोनों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन बीम को लेकर के। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब क्या होगा, अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन है, उससे निकलने वाली जो रे होती है, या जैसे कि लेजर लाइट होती है, उसको आप एक लेजर बीम बोल सकते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन से निकलने वाली जो लाइट है या जो रे है उसको आप लेजर इलेक्ट्रॉन बीम बोल सकते हैं, ठीक है। एनआई क्रिस्टल मतलब निकल के क्रिस्टल पे एक्सपेरिमेंट किया था डिफ्रैक्शन का प्रोसेस बताते हुए। डिफ्रैक्शन क्या होता है, ये देखो, ये आपका एक ऑब्जेक्ट रखा है। कोई लाइट है, स्ट्रेट इस पे आ रही होती है, पूरी तरह से पार होती है। अगर उसकी लाइट के रास्ते पे अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे तो उससे कॉर्नर से बेंड हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप ध्यान रखिए, किसी खाली रूम में अगर आप रहेंगे तो आपकी वॉइस गूंजती है, ठीक है, मतलब पूरे क्लासरूम में या पूरे जगह पे वॉइस गूंजेगी। लेकिन अगर उस रूम में बहुत सारे आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो सारे ऑब्जेक्ट पे वो साउंड चला जाता है, तो आपकी जो वॉइस है वो कम हो जाती है, गूंजती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साउंड है या फिर जो लाइट है, अगर उसके पाथ पे हम कोई ऑब्स्टेकल रख देते हैं तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है या हट करके वो ट्रेवल करता है, तो उसको यहाँ पे डिफ्रैक्शन का प्रोसेस बोलते हैं। हम्म तो इसी प्रोसेस के थ्रू उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को बताया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। देखिए यहाँ पर क्या क्या उन्होंने लिया था, एक ये आपका इलेक्ट्रिक सोर्स लिया है, बी मतलब बल्ब बोल सकते हैं, ये बल्ब है, उसकी में फिलामेंट लगा हुआ है। जैसे कि नॉर्मल बल्ब आपने देखा होगा पुराने जमाने का, इस टाइप का रहता है, वहां पे इस टाइप का फिलामेंट लगा रहता था, ठीक है। तो उन्होंने एक बल्ब लिया हुआ जिसमें फिलामेंट लगा है, उस बल्ब के आगे उन्होंने एक एनोड लिया हुआ है ताकि वहां से इलेक्ट्रॉन बीम पास हो सके, ठीक है। जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है, तभी वहां से जो इलेक्ट्रॉन से सारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वहां पे मूव कर सकते हैं। और दोनों को उन्होंने क्या किया, एक वोल्टेज से एक सोर्स से कनेक्टेड कर दिया, 50 वोल्ट के एक सोर्स से वोल्टेज से कनेक्टेड कर दिया है, ठीक है। और उसके सामने उन्होंने क्रिस्टल रखा है, एनआई का क्रिस्टल रखा है, निकल का क्रिस्टल रखा है, और उसके जस्ट नीचे उन्होंने एक सर्कुलर फॉर्म में एक डी शेप का एक स्केल रखा हुआ है, सॉरी, एक स्केल रखी हुई है, एस एस करके जो लिखी है स्केल है, ठीक है, वहां पे पूरा आपको बना हुआ है, स्केल पे बना हुआ है। उन्होंने जैसे ही वोल्टेज सोर्स को ऑन किया, क्या होता है कि करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इस बल्ब में आती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, बल्ब में भी दिया रहता है। करंट की जो वैल्यू है वो बल्ब में आती है, करंट आता है, और बल्ब के थ्रू उसका जो चार्ज है वो पूरा उस फिलामेंट में चला जाता है। और फिलामेंट में जैसे ही चार्ज आएगा, फिलामेंट में चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो सारे क्या होंगे, वहां से निकलेंगे और एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और एनोड की तरफ जब अट्रैक्ट होते हैं तो वो एक लेजर बीम की तरह या एक सिंगल लाइन की तरह ट्रेवल करेंगे और सामने निकल के क्रिस्टल पे जाकर के टकराते हैं। और निकल के क्रिस्टल पे जब टकराते हैं तो वहां से टकरा करके वो वापस इस स्केल पे आ जाते हैं, मतलब कि स्कैटर्ड हो जाते हैं। यहाँ से वो स्ट्रेट जाता है, बट वो जब यहाँ से इधर आता है तो वो पूरा फैल जाता है, ठीक है, और इस स्केल पे आकर के टकराता है।
ठीक है। जो ऐसे करके स्केल लगी उसको डिटेक्टर बोलते हैं। उस डिटेक्टर पे ही जो इलेक्ट्रॉन बीम्स है वो स्कैटर्ड होकर के आ जाते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ यहाँ पे इनका, ये दोनों साइंटिस्ट का यहाँ पे फोटो दिया हुआ है। तो जो डिटेक्टर है उसको अलग अलग प्लेस पे अलग अलग वैल्यू आती है अगर हम अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को वहां पे डालते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, अगर जैसे कि हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा उसमें 50 वोल्ट का वोल्टेज हमने लगाया था, अगर हम लोग 40 वोल्ट का लगाते हैं तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ बनेगा आई और फेज डिफरेंस के बीच में, करंट और फेज डिफरेंस के बीच में। 44 वोल्ट का लेने पर इस तरीके का बनेगा, 48 पे ऐसा, 54 पे ऐसा और 60 पे ऐसा। तो ये ग्राफ दिया हुआ है करंट और फेज डिफरेंस के बीच का, कि अगर हम अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू लेते हैं तो कितना वहां पे, सॉरी किस टाइप का वहां पे ग्राफ बनेगा। ये इसको मैथमेटिकली सॉल्व किया है। वैसे आपको एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं पूछा जाता है, पूछेगा तो थोड़ा सा आपको लिखना है। यहाँ पे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट किया, कितना एंगल बनता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन का प्रोसेस वहां पे हुआ। डिफ्रैक्शन का प्रोसेस कैसे हुआ था, जैसे कि ये लाइट बीम इस तरह से गई, यहाँ पर क्रिस्टल रख दिया गया था, तो वहां से टकरा के वो वापस आ गई, इस डिटेक्टर पे आकर के उसने अपनी वैल्यू को दी हुई है। ठीक है, तो ये आपका डिफ्रैक्शन का प्रोसेस यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो जो निकल का क्रिस्टल लगा था वो डिफ्रैक्शन के प्रोसेस को शो करता है। तो इस कंडीशन पे हमको थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है वो पूरा, ये आप देखेंगे जो सर्कल, जो स्केल बनी हुई, डिटेक्टर बना हुआ है, वो हाफ बना हुआ है, मतलब कि 180 डिग्री का होगा। और अगर ये पूरा फुल हो जाता तो वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस हाफ वैल्यू मतलब 180 डिग्री को हमने यहाँ पर 5 से माइनस किया है। जो 5 है वो यहाँ पे फेज डिफरेंस बता रहा है, 50 का फेज डिफरेंस आया हुआ है। तो इस कंडीशन पे थीटा की वैल्यू 65 आती है। फिर यहाँ पे इसको क्या बोलते कि ब्रेक्स का लॉ लगाया गया है, जो आपकी बुक में शायद मैंने नहीं देखा हुआ है। ये एक फॉर्मूला दिया है, ब्रेक के लॉ का फॉर्मूला दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। यहाँ पर लैम्डा मतलब कि वेव लेंथ निकाला है, उस जो लाइट बीम है, जो इलेक्ट्रॉन बीम है, उसका वेव लेंथ कितना होगा। तो डी की वैल्यू जो है, मतलब डी की जो वैल्यू है डिफ्रैक्शन की वैल्यू को शो कर रहा है 0.91। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे 65 ली है। सॉरी, डी की जो वैल्यू है वो इंटर एटॉमिक सेपरेशन को बता रहा है, मतलब कि वहां पे जो निकल का क्रिस्टल बना हुआ था उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे या जो एटम्स थे उनके बीच में कितना सेपरेशन है, इंटर सेपरेशन को बता रहा है वो। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे आती है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लगाया गया है यहाँ पे वेव लेंथ निकालने के लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 150 अपॉन वोल्ट, या 150 अपॉन वोल्ट की जगह पर 54 वोल्ट को लेकर के सॉल्व किया तो लैम्डा की वैल्यू 1.67 आई है। ठीक है, वैसे एग्जाम में आपको अगर आता है क्वेश्चन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ। फेज डिफरेंस वाला भी आएगा तो सिर्फ उसका डेफिनेशन ड्रॉ आता है। ठीक है, और कोई टॉपिक? क्या? यस मैम, और कोई टॉपिक पूछ रही हूँ। मैम चैप्टर 1 से रिवीजन स्टार्ट करवा देना कल से। कौन सा चैप्टर? मैम चैप्टर 1 से पूरा एक एक बार रिवीजन करते जाएंगे अब। ठीक है, तो चैप्टर 1 से जैसे मैं स्टार्ट करूंगी ना तो मैं आपको पूछूंगी ना कि ये टॉपिक आपको क्लियर है क्या, ये टॉपिक क्लियर है क्या। जो क्लियर होगा उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जो नहीं क्लियर होगा उसको करूंगी, नहीं तो ऐसे में बहुत सारा टाइम लगेगा ना। यस है ना? यस मैम लास्ट चैप्टर से चालू करो ना। यस मैम, हाँ, लास्ट चैप्टर से चालू कर लेना। ठीक है, लास्ट से ही कर देते, कम्युनिकेशन सिस्टम से ना। हाँ, यस ये भी मैम। सही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग है तो हमने अच्छे से पढ़े थे, लास्ट लास्ट के अच्छे से नहीं पढ़ पाते, तो यस लास्ट से मैम, करते हैं। क्लियर भी नहीं है लास्ट के चैप्टर्स। ठीक है, इस बार बताऊंगी तो अच्छे से पूछ लेना ना मुझसे बीच बीच में, तुम लोग बोलते नहीं हो, पूछते नहीं हो, इसलिए तुम लोग का डाउट वही रह जाता है। ठीक है, यस मैम। ठीक।